नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और आप देख रहे हैं अध्ययन इन्फोटेनमेंट। साप्ताहिक समसामयिकी समाचारों के इस बुलेटिन में हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण समाचार जो लिए जाते हैं द हिंदू, PIB, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय एडिशन इत्यादि महत्वपूर्ण स्रोतों से। साथ ही हम लोग देखते हैं वन लाइनर्स जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम देख लेते हैं सप्ताह भर के प्रमुख हेडलाइंस। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। 2025 तक $5 बिलियन रक्षा निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए का विनिर्माण कारोबार सुनिश्चित करना है लक्ष्य। यूनिसेफ ने बच्चों में सीसा विषाक्तता से संबंधित रिपोर्ट जारी की। लेड पॉइजनिंग से बच्चे अज्ञात और व्यापक स्तर पर हो रहे हैं प्रभावित। श्रम संबंधी संसदीय अस्थायी समिति ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी। पिछले वर्ष भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में गठित की गई थी समिति। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक तथा जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताते हुए नया मानचित्र जारी किया। भारत ने इसे बेवकूफी की कवायद बताते हुए किया खारिज। शिक्षा प्रणाली पर कोविड-19 के प्रभावों पर संयुक्त राष्ट्र ने जारी की अपनी रिपोर्ट। अगले वर्ष लगभग 24 मिलियन बच्चों पर स्कूल न लौट पाने का होगा खतरा। यूनेस्को द्वारा ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी से निपटने की तैयारियों के लिए सुनामी रेडी घोषित किया गया। जगत सिंहपुर जिले के गंजम और नोलियाशाही में चेंकट रायपुर को दी गई मान्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का किया भूमि पूजन। 5 गुंबदों वाले भव्य राम मंदिर का नागर शैली में होगा निर्माण। हम लोग देख रहे हैं 1 से 7 अगस्त 2020 तक का करंट अफेयर्स और आइए अब देख लेते हैं वन लाइनर्स। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और एक घंटी का बटन होगा उसके जस्ट बगल में, सब्सक्राइब के जस्ट बगल में, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है, जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वन लाइनर्स। साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इन द्वारा चेतावनी जारी करने से चर्चा में रहे ब्लैक रॉक क्या है एवं यह कैसे प्रभावित करता है। तो एंड्रॉयड मालवेयर है और बैंकिंग तथा गोपनीय डाटा को चुराकर यह जो है प्रभावित करता है। हाल ही में यूरोपीय संघ के द्वारा साइबर हमलों के कारण किस देश की खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो रूस की जो खुफिया एजेंसी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी जिसको GRU कहा जाता है। सदस्यता नियमों में संशोधन से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को कब प्रारंभ किया गया था एवं संशोधनों के उपरांत इसके सदस्य राष्ट्र कौन हो सकते हैं? तो 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जो हैं इसके सदस्य हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं। उत्पादन सूचकांक जारी होने से चर्चा में रहे बुनियादी उद्योगों में कितने और कौन कौन से उद्योग शामिल हैं? तो इसमें 8 उद्योग शामिल हैं जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट, बिजली और उर्वरक शामिल है। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई संस्थाओं पर सेबी द्वारा जुर्माना लगाने से चर्चा में रहे फ्रंट रनिंग क्या होता है? तो ऐसे अनैतिक व्यापार जिसमें अग्रिम सूचना के आधार पर इकाइयों के सौदे से पहले ही शेयरों की खरीद बिक्री हो जाती है, ठीक है। हाल ही में किन संगठनों के द्वारा मिलकर MSME उद्योगों के वित्तीय शिक्षा और ज्ञान हेतु MSME सक्षम पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल के द्वारा यह किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, आगे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन से चर्चा में रहे स्मार्ट इंडिया हैथाकॉन को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को हल कर नवाचार की संस्कृति बढ़ाना इसका उद्देश्य है। हाल ही में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए किन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दीपंकर घोष को यह प्रदान किया गया है। पत्रकारिता वेबसाइट पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया
यानी कि PARI, ठीक है। दीपांकर घोष और पत्रकारिता वेबसाइट पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया यानी कि PARI को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? प्रेम भाटिया पुरस्कार। हाल ही में किस देश के द्वारा अमेरिकी GPS के समतुल्य स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बेईदोउ को प्रारंभ किया गया है? तो चीन के द्वारा ऐसा किया गया है। हाल ही में गणितीय क्षमता में माहिर किस व्यक्तित्व को मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो शकुंतला देवी को दिया गया है, ठीक है। इन पर एक मूवी भी आई है विद्या बालन की, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। OBC कोटा पर गठित संसदीय समिति ने क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी करने की सिफारिश की है एवं इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है और गणेश सिंह इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, इस समिति के। आगे देख लेते हैं। तो MSME मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में किस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कारीगरों एवं ग्राम के विकास हेतु अगरबत्ती निर्माण में मदद प्रदान की जाएगी? तो यह है ग्रामोद्योग विकास योजना। हाल ही में योजना की मंजूरी से चर्चा में रहे किस वाणिज्य कंपनी के द्वारा अपने किस कार्यक्रम के तहत इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाने हेतु 3200 से ज्यादा उपग्रह छोड़े जाएंगे? तो यह अमेजॉन और प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 3200 से ज्यादा उपग्रह यह छोड़ा जाएगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किन सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण की सलाह दी गई है? तो पंजाब एवं सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से संबंधित कोई भी समाचार इंपॉर्टेंट होता है। आगे देख लेते हैं। श्रम पर संसद की अस्थायी समिति ने श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा हेतु किस संहिता पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं इस संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 और इसके अध्यक्ष भर्तृहरि महताब हैं। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सी कंपनी ने सऊदी अरामको को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बनने की उपलब्धि पुनः हासिल कर ली है? तो यह है आपका एप्पल, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में मलेशिया के द्वारा चीन के क्षेत्रीय दावे को खारिज करने से चर्चा में रहे 9 डैश लाइन किस भौगोलिक भूभाग से संबंधित है? तो यह दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, 9 डैश लाइन याद रखिएगा और मलेशिया याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर पुनः वापस लाए जाने से चर्चा में रहे अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाली विश्व की प्रथम निजी कंपनी कौन है? तो SpaceX है, जो कि अमेरिका की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में उतारे जाने से चर्चा में रहे सी सिकनेस क्या होता है? तो समुद्र या पानी में यात्रा के दौरान मितली, उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्याओं को सी सिकनेस कहा जाता है, ठीक है। सी मतलब समुद्र और सिकनेस मतलब बीमारी। सरकार के द्वारा किस योजना के तहत 23 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर लिया गया है? तो डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी कि DILRMP। हाल ही में अपनी पुण्यतिथि से चर्चा में रहे किस राष्ट्रीय नेता के नाम शिवाजी जयंती और गणेश उत्सवों को लोक उत्सव के रूप में मनाने, स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता होने और श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने एवं गीता रहस्य लिखने की उपलब्धि हासिल है? तो यह बाल गंगाधर तिलक हैं, जिनकी 100वीं जयंती जो है, शताब्दी जयंती इस वर्ष मनाई जा रही है और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। 100वीं जयंती जिनकी भी होती है या फिर 150वीं जयंती, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका 150वीं जयंती थी महात्मा गांधी के पिछले वर्ष, तो वो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन अनेकों एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस बार बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 22 कंपनियों के आवेदन से चर्चा में रहे किस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों को अगले 5 वर्षों तक 4% से 6% तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, ठीक है। प्रशांत भूषण द्वारा अवमानना कार्यवाही को वापस लेने की मांग से चर्चा में रहे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए अनुच्छेद 129 और 142 के तहत दंडित कर सकती है। तो उच्च न्यायालय जो है वह अनुच्छेद 215 के तहत दंडित कर सकती है अवमानना पर, ठीक है। अवमानना मतलब होता है अपमान करना। सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय का अपमान करने पर सजा दी जा सकती है, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है। महाराष्ट्र के अकोला में उद्घाटन किए जाने से चर्चा में रहे भारत एयर फाइबर सेवाएं किस विभाग एवं किस सेवा से संबंधित है? तो यह BSNL से संबंधित है और वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका
काम है। ठीक है, हाल ही में किस गैर लाभकारी संगठन के द्वारा वर्चुअल गाला टेक्नोलॉजी फॉर चेंज कार्यक्रम के माध्यम से भारत में स्कूली बच्चों के मिड डे मील हेतु $9,50,000 जुटाया गया? तो यह है अक्षय पात्र। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अश्वेत शख्सियतों यानी कि महात्मा गांधी, जासूस नूर इनायत खान और मैरी सिकोल की उपलब्धियों पर इनके तस्वीरों वाले सिक्के जारी करने की योजना बनाई है? तो वह देश है ब्रिटेन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है एवं यह कहाँ स्थित है? तो चिनाब नदी पर किया जा रहा है, रियासी जिला, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और वो भी भारत में है। हाल ही में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने, उनकी चोटों को रोकने और उबरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किस उपकरण को लॉन्च किया गया है? तो स्पोर्ट्स डायनामिक्स इक्विलिब्रियम को लॉन्च किया गया है। सरकार के निर्देश से बफर स्टॉक बनाने हेतु प्याज की खरीद से चर्चा में रहे नाफेड की स्थापना कब हुई थी एवं किस उद्देश्य हेतु हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यूएन के जलवायु कार्यकर्ताओं के समूह में शामिल होने वाली अर्चना सोरेंग को जलवायु संरक्षण के हेतु किस कार्य की जिम्मेदारी मिली है? तो विभिन्न स्वदेशी समुदायों के परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने की इनको जिम्मेदारी मिली है। भारत द्वारा शिक्षण संस्थानों में चीन से जुड़े किस संस्थान की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने का निर्णय लिया गया है एवं इसका क्या कार्य है? तो कन्फ्यूशियस संस्थान, और इसका कार्य जो है वो चीनी भाषा एवं संस्कृति का प्रसार करना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजन से चर्चा में रहे बाउल क्या है? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रचलित आध्यात्मिक लोक गायन है। यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत सूची में भी यह शामिल है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में दिशा निर्देश जारी करने से चर्चा में रहे ड्रोन परिचालन प्रणालियों का विनियमन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS। ठीक है, देख लेते हैं आगे। संशोधित नागरिकता कानून यानी कि CAA हेतु अतिरिक्त समय सीमा की मांग से चर्चा में रहे CAA कानून के द्वारा किन धार्मिक समुदायों को नागरिकता प्रदान की गई थी? तो यह तो सब लोग जानते हैं, CAA कानून हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी। ठीक है, 50 साल से कम उम्र के राजनीतिज्ञों के साक्षात्कार पर आधारित किताब इंडिया टुमारो कंजर्वेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर किसने लिखी है? तो प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह ने लिखी है। यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो अगरबत्ती के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के द्वारा किस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है? तो खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाएं सुनिश्चित करने से चर्चा में रहे इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को किस उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया है एवं किस मिशन के तहत यह संचालित है? तो देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखलाओं की प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसको स्थापित किया गया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह संचालित होता है। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा नया नक्शा जारी कर भारत के किन क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया है? तो ये क्षेत्र कौन है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और एक है आपका सर क्रीक रेखा। ठीक है, हाल ही में समाचार पत्रों से सुर्खियों में रहे उष्णकटिबंधीय तूफान इसायस और हागुपीट क्रमशः किन देशों से संबंधित है? तो इसायस जो है वह कैरेबियन समेत पूर्वी अमेरिका से संबंधित है और हागुपीट जो है वह चीन से संबंधित है। ठीक है, तो यह जरूर याद रखिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो बांध में पहली बार पानी भरने से चर्चा में रहे ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा बांध को किस नदी पर बनाया गया है एवं इस परियोजना को लेकर किन देशों के मध्य मुख्य रूप से विवाद है? तो नील नदी पर इसे बनाया गया है। इथियोपिया और मिस्र में इसके बीच में विवाद है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में दिवंगत हुए बेंगा पांडु प्रसाद राव को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी? तो यह जो है तेलुगु के प्रख्यात लोक गायक, गीतकार और लेखक थे। ठीक है, एरोस्पेस, डिफेंस गुड्स और अन्य रक्षा मदों से 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर की प्राप्ति हेतु किस नीति को लागू किया गया है? तो रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन योजना। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नींव रखे जाने से चर्चा में रहे भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यह जो IIM है बनाया जा रहा है, IIM सिरमौर, जो कि
हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा कोऑपरेटिव संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन में मदद हेतु किस चैनल की शुरुआत की गई है, तो नाम है इसका सहकार कूप ट्यूब। ठीक, आगे देख लेते हैं। मौद्रिक नीति पर अपनी बैठक से चर्चा में रहे मौद्रिक नीति समिति मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कब गठित की गई थी एवं इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो 2016 में इसका गठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विदेशी पेशेवरों को दिए जाने वाले किस वीजा को रोकने हेतु सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए गए, तो H1B वीजा। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ट्विटर और गूगल के विकल्प माने जाने वाले किन ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है, तो क्रमशः वीवो और बैटू सर्च को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हाल ही में लद्दाख में तैनाती से चर्चा में रही T-90 क्या है एवं इसका विकास मूलतः किस देश के द्वारा किया गया था, तो भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक है और जिसका उपनाम भीष्म है। ठीक है, और यह रूस के द्वारा निर्मित है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया एवं इस पुस्तक के संपादक कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने इसका विमोचन किया या लोकार्पण किया, और संपादक है श्री परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, तो परमेश्वरन अय्यर का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि स्वच्छ भारत क्रांति से संबंधित है तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। एनजीटी द्वारा उत्तर प्रदेश किसी विभाग को निर्देश दिए जाने से चर्चा में रहे भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अनुमति सीमा कितनी है, तो 0.05 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। हाइड्रोमेट्रियोलॉजिकल हजार्ड्स रिस्क रिडक्शन विषय पर वेबिनार से चर्चा में रहे सांदई फ्रेमवर्क क्या है एवं इसे कब अपनाया गया था, तो आपदा न्यूनीकरण के लिए प्रथम व्यापक वैश्विक संधि है यह संदाई फ्रेमवर्क, और 2015 सेंदाई जापान में इसे अपनाया गया था। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में लोगों को सक्षम बनाने हेतु परिवार पहचान पत्र पहल को शुरू किया गया है, तो यह है हरियाणा। IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस इक्विटी इंडेक्स PMI में कारोबारी गतिविधियों के विस्तार एवं संकुचन का मानक क्या होता है, तो 50 अंक से ज़्यादा विस्तार होता है और 50 अंक से कम यदि हो तो संकुचन होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में किस रासायनिक पदार्थ के कारण विस्फोट हुआ एवं इस रसायन का व्यावसायिक अनुप्रयोग क्या है, तो अमोनियम नाइट्रेट के कारण वहाँ विस्फोट हुआ और इसका प्रयोग जो है उर्वरकों एवं विस्फोटकों के निर्माण में होता है। भारत द्वारा मुक्त व्यापार की समीक्षा से किए जाने से चर्चा में रहे आसियान में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है एवं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 10 देश हैं इसमें। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी हुई फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किन कंपनियों को दुनिया के शीर्ष ब्रांड के रूप में रैंकिंग मिली है, तो प्रथम है एप्पल, द्वितीय है रिलायंस और तृतीय है सैमसंग। यह इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने से चर्चा में रहे गोधन न्याय योजना का संचालन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है, तो यह है आपका छत्तीसगढ़। पेयजल की जांच हेतु पेपर स्ट्रिप आधारित तकनीकी विकसित करने से चर्चा में रहे फ्लोराइड आयन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो यह दंत फ्लोरोसिस, फिर आपका कंकाल फ्लोरोसिस और गैर कंकाल फ्लोरोसिस होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को संविधान पीठ में सौंपे जाने से चर्चा में रहे सवर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने हेतु संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था, तो 103वां संशोधन किया गया था। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित सेड स्मार्ट क्या है, तो यह जो है खिड़कियों के बाह्य आवरण को कहते हैं और यह वातानुकूलन का काम करता है और रोशनी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह क्या होता है, लागत प्रभावी होता है यानी कि सस्ता भी होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। पंजाब द्वारा मध्य प्रदेश के बासमती चावल के लिए आवेदन का विरोध किए जाने से चर्चा में रहे GI टैगिंग का विनियमन किस अधिनियम के तहत किया जाता है, तो वस्तुओं के भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है और GI टैग बराबर चर्चा में रहता है, तो याद रखिएगा। जापान पर परमाणु हमले के 75 वर्ष पूरे होने से चर्चा में रहे अमेरिका के द्वारा जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था एवं इस एटम बम का नाम क्या है, तो हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था और एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। तो यह तो कभी भी पूछ दिया जा सकता है, तो याद ही रखिएगा। वैसे भी बहुत लोगों को याद होगा। लोगों को वर्षा जल
वर्षा जल स्तर एवं नदियों के प्रवाह की जानकारी हेतु जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस सूचना प्रणाली के नए वर्जन को लॉन्च किया गया है? तो भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली यानी कि भारत WRIS। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारत का नया CAG नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बनाया गया है और जो पहले वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको CAG यानी कि भारत का कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल बनाया गया है। ठीक है, नियंत्रक, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक के द्वारा किस क्षेत्र को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया गया है एवं इसके तहत बैंकों को ऋण का कुल कितना भाग प्रदान करना होता है? तो स्टार्टअप्स और कुल ऋण का 40%। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में किसको शामिल किया गया है? तो स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। रेलवे के आरंभ किए गए किसान रेल क्या है और एवं प्रथम किसान रेल किन स्थानों के मध्य चलाई जाएगी? ठीक है, तो जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए स्पेशल पार्सल ट्रेन है यह और महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खास आपका जो BPSC वाले हैं वो जरूर याद रखिएगा इसको। ठीक है, और बाकी जो रेलवे वगैरह का एग्जाम देते हैं वो भी याद रखिएगा। BPSC वाली खास करके याद रखिएगा क्योंकि बिहार के दानापुर तक यह चलाया जा रहा है। सुनामी की आपदा से निपटने हेतु सुनामी रेडी कार्यक्रम किस वैश्विक संस्था की पहल है? तो यह इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन यानी कि IOC की पहल है जो कि यूनेस्को का एक संस्थान है। सुनामी रेडी कार्यक्रम से चर्चा में रहे सुनामी क्या होता है एवं इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो भूकंप इत्यादि से समुद्र में ऊंची लहरें पैदा होने को सुनामी कहा जाता है और इसके लिए आपका जो वार्निंग सेंटर है वह हैदराबाद में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल और हाल ही में अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ओडिशा के 2 गांवों को आपका सुनामी रेडी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर वर्चुअल टूर आयोजित करने से चर्चा में रहे अवनींद्रनाथ टैगोर को कला के किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी? तो चित्रकला और साहित्य में इनको ख्याति प्राप्त थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है और इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देने से चर्चा में रहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उप घटक में किस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है? तो नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम को शामिल किया गया है। RBI द्वारा विशेष तरलता सुविधा पाने से चर्चा में रहे नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई एवं इसके मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जो है 1988 में हुई और दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में किस व्यापारिक संगठन के द्वारा पूरे देश में 9 अगस्त से चीन भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAT के द्वारा। हाल ही में संपन्न हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत दरों के तहत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और नगद आरक्षी अनुपात को क्रमशः कितना रखा गया है? तो रेपो रेट आपका 4% है, रिवर्स रेपो 3.35% है और आपका नगद आरक्षी अनुपात जो है वह आपका 3% है। हाल ही में चीन में संक्रमण से चर्चा में रहे SFTS क्या है एवं मनुष्य में इसका प्रसार कैसे होता है? तो यह एक वायरस है SFTS और जानवरों से किलनी टीक जैसे कीड़ों के माध्यम से होता है। हाल ही में आयोजित हुई स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 में किस संस्थान ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने जीता है। ठीक है, जो कि DRDO का एक स्वायत्त संगठन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद जिस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है तो वह चीन और पाकिस्तान के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो इसी में से एक है चीन। हाल ही में जिस IIT संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो वह है IIT कानपुर। हाल ही में जिस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है तो यह है हरियाणा। यह ऊपर हम लोग देख चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ उप राज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महान लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है तो गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो यह है छत्तीसगढ़। हाल ही में जिस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा तो यह है उत्तराखंड। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने जिस देश के वर्षा वनों से ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लैडोनोटस भास्करी
की खोज की है तो यह है श्रीलंका। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है तो मनोज सिन्हा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं तो इयोन मॉर्गन बने हैं। और जिस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, महिला सुरक्षा बहुत चर्चा में रहता है तो यह जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने वन लाइनर्स देख लिया है। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे अपना करंट अफेयर्स विस्तार से। लेकिन फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ सके और लाभ उठा सके। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा जो बीपीएससी का कार्यक्रम है आपका बीपीएससी 66 के लिए वो भी स्टार्ट हो चुका है आपका 1 अगस्त से। ठीक है, और उसमें लगभग 15 से 20 लोग जुड़े हैं। ठीक है, और फी उसकी आप लोगों को पता है 2500 रुपये है। ठीक, और 9 महीने का कोर्स है टोटल। ठीक है, 9 माह का पूरा अवधि है। ठीक, तो आप लोग जुड़ जाइए और जुड़ने के लिए क्या करना है 9525360283 पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम लिख करके और शहर का नाम लिख करके। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कीजिए। इसमें आपको दृष्टि नोट्स मिलेंगे, मेरे नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी मिलेंगे और जितनी भी चीज़ें बीपीएससी में रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें मिलेंगी पीटी और मेंस सब के लिए। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं करंट अफेयर्स विश्लेषण विस्तार से। सबसे पहला है हमारा स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको प्रदान किया गया है तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का एक भाग है जिसका शीर्षक डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड-19 का मुकाबला कर रहा भारत था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस 2020 प्रतियोगिता में भाग लिया था। स्कॉच अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो वर्ष 2003 में यह स्थापित हुआ था। ठीक है, और यह किसी स्वतंत्र संगठन के द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो याद जरूर रखिएगा, सर्वोच्च है तो याद रखना जरूरी है। यह पुरस्कार भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं तथा संस्थानों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेशन, प्रशासन, समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में उत्कृष्टता, परिवर्तन प्रबंधन, कॉरपोरेट नेतृत्व, निगम से संबंधित शासन प्रणाली, नागरिक सेवा, क्षमता निर्माण, सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। यह पुरस्कार संस्थानों, संगठनों और व्यक्तियों सबको प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि 1 अगस्त 2019 को मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक नामक सामाजिक बुराई से मुक्ति मिली थी, इसलिए 1 अगस्त को भारत के इतिहास में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज किया गया है। अब कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो मिस्र पहला मुस्लिम राष्ट्र था जिसने 1929 में 3 तलाक सामाजिक बुराई को समाप्त किया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने 1956 में और बांग्लादेश ने 1972 में 3 तलाक को समाप्त किया था। ठीक है, तो 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यह जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं संजीवनी ऐप के बारे में। तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट करने के साथ साथ कोविड-19 परीक्षणों के लिए पंजीकरण करने में मदद करेगा। यह ऐप नागरिकों को निकटतम कोविड-19 परीक्षण केंद्रों, कोविड-19 देखभाल केंद्रों, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता आदि का विवरण प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा संजीवन मोबाइल ऐप को जिलावार आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों के साथ अपडेट किया जाएगा। वहीं इस ऐप के माध्यम से कोरोना वायरस से संबंधित आम जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। राज्य का स्वास्थ्य विभाग वर्तमान में निजी प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग करके डोर स्टेप कोविड-19 परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहा है। राज्य में निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के परीक्षण की लागत को 2500 रुपये तक सीमित कर दिया गया है। ठीक है, तो यह बीपीएससी के लिए खास करके इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो जरूर याद रखिएगा संजीवन ऐप के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो 1 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात ने बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 4 रिएक्टरों में से पहले रिएक्टर का संचालन शुरू कर दिया है। यह अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं जो अबू धाबी के
अल धफरा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो यह क्षेत्र भी याद रखिएगा। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 5600 मेगावाट है, जिसका उद्देश्य यूएई को 25% ऊर्जा की आपूर्ति करना है। अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण एवं संचालन कर रहा है। आगे देख लेते हैं ढोल के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी WCS भारत, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय USA, वन्य जीव संरक्षण ट्रस्ट और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेपों के संयोजन का उपयोग करके भारत में लुप्त प्राय ढोल के संरक्षण के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव किया है। कौन कौन से संगठन शामिल है वो याद रखिएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में ढोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालिया एक नए अध्ययन के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भारत में लुप्त प्राय ढोल के संरक्षण में उच्च स्थान पर है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शीर्षक क्या है इसका, तो भारत में लुप्त प्राय ढोल यानी कि कुऑन अल्पाइन, इसका कुऑन अल्पाइन जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, के संरक्षण के लिए एक रणनीतिक रोड मैप ठीक नामक अध्ययन हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका मैमल रिव्यू में प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक क्या था, तो भारत में लुप्त प्राय ढोल यानी कि क्यूएन अल्पाइंस के संरक्षण के लिए एक रणनीतिक रोड मैप। अध्ययन में बताया गया है कि ढोल भारत के 2342 उपजिलों में से 685 उपजिलों के 49% निवास स्थान को अधिग्रहित किए हैं। ढोल के बारे में देख लेते हैं। तो यह मध्य दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वनों में निवास करने वाला एक शीर्ष सामाजिक मांसाहारी जीव है। इसे एशियाई जंगली कुत्ता, एशियाटिक वाइल्ड डॉग के रूप में भी जाना जाता है। बाघ के अलावा भारत में ढोल एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जिसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे साइट्स की परिशिष्ट 2 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किया गया है। आगे देख लेते हैं महात्मा गांधी सेतु के बारे में। तो बिहार के लोग ये भी याद रखिएगा, मेरे जैसे जो भी बिहार के लोग हैं और BPSC की तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग इसको याद रखिएगा कि हाल ही में महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी किनारे को यातायात के लिए फिर से खोला गया है। महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में पटना तथा हाजीपुर के मध्य गंगा नदी पर उत्तरी दक्षिणी दिशा में बना हुआ एक पुल है, जिसकी लंबाई 5750 मीटर है और यह भारत का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले यह सर्वप्रथम हुआ करता था, सबसे लंबा हुआ करता था, लेकिन अब जो है 2 और बन चुके हैं। ठीक है, तो यह तीसरे नंबर पर आ गया है। आगे देख लेते हैं हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, जिसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि उत्तराखंड में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन प्रभाग में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। VVI है, याद रखिएगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का उद्देश्य स्थानीय समुदाय की मदद से हिम तेंदुओं की रक्षा करना है, साथ ही पर्यटन के माध्यम से आसपास के गांवों के स्थानीय लोगों को रोजगार भी देना है। इस संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के साथ मिलकर के किया जाएगा। इस केंद्र का निर्माण एक 6 वर्षीय प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालयाज के तहत किया जाएगा। यह भी याद रखिएगा, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सिक्योर हिमालयाज। वर्ष 2017 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आजीविका को सुरक्षित करना, संरक्षण तथा अस्थायी उपयोग को बढ़ावा देने और हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली करना है। तो 2017 में शुरू हुआ था यह प्रोजेक्ट, यह भी याद रखिएगा। यह प्रोजेक्ट हिमालय में पाए जाने वाले हिम तेंदुओं और अन्य लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण पर भी ध्यान देता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका संस्कृत दिवस। प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो यह पहले तो यही याद रखिएगा कि श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष यह दिवस 3 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया। संस्कृत दिवस का मुख्य उद्देश्य इस प्राचीन भारतीय भाषा के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना है। इस दिवस का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 1969 में किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। संस्कृत दिवस की शुरुआत इस प्राचीन भारतीय भाषा के संबंध में जागरूकता फैलाने, इसे बढ़ावा देने और इसे पुनर्जीवित करने के प्रयासों को तेज करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। भारत में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी, ऐसा माना जाता है। संस्कृत को लगभग सभी भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है और भारत में बोली जाने वाली प्राचीनतम भाषाओं में से यह एक है। संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अनुकूल वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो लोग अंग्रेजी पर घमंड करते हैं उनके लिए यह जो है ना बहुत बड़ा पत्थर है जिसको फेंक करके आप मार सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अनुकूल वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका जो
आपका शब्दकोश है ना सबसे विस्तृत है। जैसा अंग्रेजी में क्या होता है कि एक ही तरह का जो शब्द है उसको अलग अलग बोला जाता है। BUT बट होता है, ठीक है, लेकिन आपका BUT बट होता है, CUT कट होता है, लेकिन PUT क्या हो जाता है, पुट हो जाता है। तो किसी को कट बोलना है, किसी को पुट बोलना है, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है अंग्रेजी में। लेकिन संस्कृत जो है उसके लिए हर शब्द के लिए अलग आपका क्या बोलते हैं उसको, हर हिंदी शब्द के लिए अलग संस्कृत शब्द है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका जो आपका व्याकरण है या फिर आप कह सकते हैं इसका जो शब्दकोश है बहुत बड़ा है, और इसलिए जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए यह सबसे उत्तम माना जाता है, ठीक। आगे देख लेते हैं क्लैडोनोटस भास्करी। हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने श्रीलंका के वर्षा वनों में से ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लैडोनोटस भास्करी की खोज की है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्लैडोनोटस भास्करी। ट्विग हॉपर की इस नई प्रजाति क्लैडोनोटस भास्करी का नामकरण केरल एवं वन अनुसंधान संस्थान के एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानी एवं टिड्डी विशेषज्ञ धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है। तो यह भी याद रखिएगा, धनेश भास्कर। पिछले 116 वर्षों में खोजी जाने वाली यह पहली नई ट्विग हॉपर क्लैडोनोटस प्रजाति है। ट्विग हॉपर की इस दुर्लभ प्रजाति को श्रीलंका के सिंह राजा वर्षा वन में खोजा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिंह राजा वर्षा वन। क्लैडोनोटस भास्करी से संबंधित अध्ययन को शोध पत्रिका जुटाक्सा में प्रकाशित किया गया है। आगे देख लेते हैं चावल की पोक्कली किस्म। तो चावल की पोक्कली किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है और इसकी पैदावार केरल के तटीय जिलों अलापुझा और एर्नाकुलम एवं त्रिशूर में की जाती है। तो जिलों के नाम याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल के अम्फान चक्रवात के कारण सुंदरवन क्षेत्र में धानों की खेती में समुद्री जल या खारा जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। समुद्री जल भराव की समस्या के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले के किसान केरल की पोक्कली किस्म की रोपाई कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं वाइटिला 11 किस्म। तो फ्रांसिस कैलाथंगल जो पोक्कली संरक्षण समिति का हिस्सा है, न केरल से 5 किलो पोक्कली की वाइटिला 11 किस्म को रोपाई के लिए पश्चिम बंगाल भेजा है। वाइटिला 11 किस्म को केरल कृषि विश्वविद्यालय के वाइटिला में स्थित फील्ड स्टेशन से विकसित किया गया है। अन्य चावल की किस्मों की तुलना में वाइटिला 11 किस्म की पैदावार लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर है और इस फसल की अवधि लगभग 110 दिन है। तो यह जरूर याद रखिएगा, ठीक है, 110 दिन इसकी अवधि है। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। लेबनानी अधिकारियों द्वारा अमोनियम नाइट्रेट को इस विस्फोट का कारण बताया गया है, इसलिए यह चर्चा में है। अमोनियम नाइट्रेट क्या है तो देख लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो है एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि रंगहीन और गंधहीन होता है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील है। जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर यह नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस में बदल जाता है। N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है, ठीक है। इसे आमतौर पर एक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है जो दशकों से कई औद्योगिक विस्फोटों का कारण रहा है। जब अमोनियम नाइट्रेट को ईंधन तेलों के साथ संयुक्त किया जाता है तो यह एक शक्तिशाली विस्फोटक का निर्माण करता है जिसका उपयोग आमतौर पर विनिर्माण उद्योगों में किया जाता है, किंतु कभी कभी इसका उपयोग विद्रोही समूह जैसे तालिबान के द्वारा भी किया जाता है। कृषि क्षेत्र में अमोनियम नाइट्रेट को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और नमी के कारण यह मृदा में जल्दी घुल जाता है जिससे मृदा में नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि होती है जो पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। वर्ष 2013 में टेक्सास के एक उर्वरक संयंत्र में अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुए विस्फोट में कई लोग मारे गए थे। वहीं वर्ष 2001 में फ्रांस के टुलूज में एक रासायनिक संयंत्र में विस्फोट के कारण भी अमोनियम नाइट्रेट ही था। इसे वर्ष 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी हमले में बम के एक घटक के रूप में प्रयोग किया गया था। लेबनान पश्चिमी एशिया का एक देश है। यह उत्तर पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इजराइल और पश्चिम में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। तो इसका लोकेशन जो है वो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं एक्सोप्लैनेट TVLM 513b। पहली बार खगोलविदों ने रेडियो तरंगों और एक वुब्बली तारे का प्रयोग करके एक्सोप्लैनेट TVLM 513b का पता लगाया है। यह खोजा गया नया एक्सोप्लैनेट शनि के द्रव्यमान के बराबर है। तो यह याद रखिएगा, शनि के द्रव्यमान के बराबर है। यह एक्सोप्लैनेट एक बहुत ही छोटा लाल बौना यानी कि रेड ड्वार्फ है और पृथ्वी से लगभग 35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।
इस एक्सोप्लैनेट को TVLM 513b के रूप में जाना जाता है, जिसकी कक्षा बुध ग्रह की कक्षा के समरूप है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, बुध ग्रह की कक्षा के समरूप इसकी कक्षा है और भार जो है, द्रव्यमान जो है वह शनि के बराबर है। खगोलविदों द्वारा यह खोज 10 रेडियो टेलीस्कोप की वेरी लॉन्ग बेस लाइन एरे का उपयोग करके की गई है। इस एस्ट्रोमेट्रिक तकनीक का प्रयोग आमतौर पर तारों से दूर कक्षाओं में बृहस्पति जैसे ग्रहों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं वोब्ले क्या है। तो जब कोई बड़ा ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता है तो तारे में उत्पन्न होने वाला वोब्ले ग्रह और तारे के बीच की दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। वोब्ले की मात्रा ग्रह के आकार के समानुपाती होती है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं मंदिर वास्तुकला की नागर शैली। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज बनता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने वाला है और जो मंदिर है वह वास्तुकला की नागर शैली में किया जाएगा, जिसमें 5 गुंबद होंगे। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है आपका भूमि पूजन किया है राम मंदिर का। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है, पूरे न्यूज चैनल में छाया हुआ था 3-4 दिन तक। नागर शब्द जो है वह नगर से बना है। सर्वप्रथम नगरों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग होने के कारण इस मंदिर कला की शैली को नागर शैली कहते हैं। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के मौजूदा शासकों द्वारा पर्याप्त संरक्षण दिया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठी हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है मूल, जिसको आधार कहते हैं, गर्भगृह, मशरक, नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंघा यानी कि दीवार, कपोत यानी कि कार्निस, शिखर, गल यानी कि गर्दन, वर्तुलाकार आमलक और कुंभ यानी कि शूल सहित कलश। ठीक है, तो ये इसके 8 भाग हैं। ये भाग जरूर याद रखिएगा। वैसे हम लोग कला एवं संस्कृति जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नागर शैली में मंदिर का निर्माण आमतौर पर एक उत्कीर्ण मंच पर किया जाता है, जिसे जगती कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मंडप गर्भगृह के ठीक सामने मौजूद होता है। ये शिखर से सुशोभित होते हैं जो गर्भगृह के ठीक ऊपर होते हैं। इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागर शैली की कई उपशैली भी है, जैसे पाल उपशैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली और सोलंकी उपशैली। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में। प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग के बारे में लोगों के बीच बड़े पैमाने में जागरूकता पैदा करना है और सामाजिक आर्थिक विकास में इनके योगदान को रेखांकित करना है। हथकरघा क्षेत्र की देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और देश में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। यह क्षेत्र महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 70% हथकरघा बुनकर और संबद्ध श्रमिक जो हैं वो महिलाएं ही हैं। इसे 6ठे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय 7 अगस्त 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक समारोह का भी आयोजन कर रहा है। इस समारोह में जिला प्रशासन कुल्लू हिमाचल प्रदेश के सहयोग से स्थापित किए जा रहे क्राफ्ट हैंडलूम विलेज कुल्लू को प्रदर्शन भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत की थी। यह VVI पॉइंट बनता है, इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार यानी कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता कहा जाता है, के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियों ने घर से बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। धरने पर बैठी, किंतु यह आंदोलन
बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल 22 साल ही इसका अपवाद रहा जहां किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट देखा। अब आज का हमारा लास्ट पॉइंट होगा प्रदीप कुमार जोशी जी के बारे में देख लेते हैं। तो शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो यह तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं। ठीक है, वर्तमान में भीमसेन बस्सी, एयर मार्शल एएस भोसले जो कि सेवानिवृत्त हैं, सुजाता मेहता, मनोज सोनी, स्मिता नागराज, एम साथियावती, भारत भूषण व्यास, टीसीए अनंत और राजीव नयन चौबे यूपीएससी के सदस्य के तौर पर नियुक्त हैं। और यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पिछले वीडियो में ही, आज ही सुबह मैंने वीडियो डाला है, उसी में मैंने लिखा हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर प्रदीप कुमार जोशी अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। तो इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद सक्सेना थे, यह भी याद रखिएगा। इससे पूर्व प्रदीप कुमार जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में बतौर अध्यक्ष कार्य कर चुके हैं और उन्हें मई 2015 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो है इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें कुछ और पॉइंट्स होंगे जो कि हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट में अब सारा कुछ तो बता ही चुका हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो एक बार नंबर बता देता हूँ जिस पर आपको व्हाट्सएप करना है 9525360283। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोई भी नोट्स चाहिए, जीएस का नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए, ठीक है, जीएस करंट अफेयर्स जो भी चाहिए आप ले सकते हैं मुझसे। ठीक है, बहुत मामूली शुल्क में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और जो भी मिलेगा वो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तो यह भी जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा जो पिछले करंट अफेयर्स मैंने डाले हैं वो भी देख लीजिए। जुलाई का पूरा करंट अफेयर्स वीडियो के रूप में मौजूद है, पूरा का पूरा देख लीजिए। किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मैं वादा करता हूँ। बहुत मेहनत से तैयार किया हूँ भाई, तो थोड़ा सा देख लिया कीजिए। ठीक है, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।